बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम का मामला है और इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ है। तमाम पार्टीज़ के रहनुमाओं ने शिरकत की है और मुमकिना तौर पर जो आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ जमातों के मुसव्विदे थे वो उसमें पेश किए गए हैं। पीपल्स पार्टी का मुसव्विदा उसमें पेश किया गया है और फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्पीकर नेशनल असम्बली से भी मुलाकात हुई और इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान से भी उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है और इस आइनी मुसव्वदे के हवाले से उनकी जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। अब हुकूमत एक बार फिर से ये दावा कर रही है कि उनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन वो सबको बाहमी इश्तराक से लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत ने इसी किस्म का एक दावा 8 सितंबर को किया था, जब पहली कोशिश की गई थी आइनी तरमीम को पास कराने के हवाले से और पेश कराने के हवाले से। तो क्या इस बार हुकूमत का दावा सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर भुट्टो ज़रदारी साहब ये भी कह चुके हैं कि हुकूमत के पास ज़मीर का ऑप्शन भी एक मौजूद है। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुफ्तगू की है और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो जजेस हैं उनको आप सियासत में ना लेकर आए। लेकिन ये एक चीज़ मैं शामिल कर दूं और उसके बाद फिर अपने पैनल की जानिब जाता हूं कि कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना, माजी करीब के अंदर ही हम देखते हैं कि सेनेट में चेयरमैन सेनेट के हवाले से एक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है और उस पर इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस वक्त उनके कुछ बयानात आए थे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बड़े अहम बयानात दिए थे। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से कह लें या पार्टी के जो हिदायत हैं उससे इख्तलाफ के हवाले से कह लें। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था इस मौके पर कि अरकान आधे घंटे में ज़मीर बेचा है, तमाम सियासी जमातें उनकी निशानदही करें, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा था कि 14 सेनेटर्स ने अपनी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है और कल यकीनी तौर पर वो कह रहे थे कि इखलाकी तौर पर गलत है, आज कह रहे हैं कि ज़मीर के तौर पर ठीक है। तो नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। नजम साकिब साहब, ये इखलाकी तौर पर इस बार आपको लगता है जाएंगे या फिर ज़मीर की आवाज़ पर जाएंगे या जो हुकूमत एक बार फिर से दावा कर रही है कि वोट पूरे हैं उस पर जाएंगे? देखिए, अखलाकियात का अगर कोई अमल दखल हो हमारी सियासत में या हमारी मईशत में तो काफ़ी सारे मसाइल तो खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क का, हमारी सियासत का मसला ही अखलाकियात है। तो ये जो आपने अखलाकियात का पूछा है, अब ये डिपेंड करता है कौन अपनी कीमत लगाता है, कौन अपनी कीमत नहीं लगाता। लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है ज़ौक, वो ये है कि पूरी कौम को पेरिफेरी में घुमा दिया गया है, सेंटर से तवज्जो हटा दी गई है। मतलब ये कि सेंटर के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये सेंटर नहीं है कि नंबर गेम पूरी हुई है कि नहीं, ये सेंटर नहीं है कि 300 पता नहीं 34 हैं उसमें 210 चाहिए और मौलाना साहब के इतने और 2 फिर भी रह जाएंगे। ये सेंटर में नहीं है, ये पेरिफेरी है। सेंटर में क्या है? सेंटर में ये है कि आप अपने आईन की में ऐसी ऐसी तब्दीलियां ला रहे हैं जिससे कि आपके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो ना सिर्फ अब हुकूमत चलाएंगे बल्कि वो अदालती निज़ाम को भी चलाएंगे, उनकी मर्जी के जज लगेंगे। आप अंदाज़ा तो लगाइए। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये तरामीम जो है वो पूरी मंजूर हो रही हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि फैसला हो चुका है। फैसला हो चुका है कि ये तरामीम करवानी है कम वट में, चाहे बादल बरसते हैं, चाहे कोई गरज बरस के साथ मूसलाधार बारिश होती है, ये तरामीम करवानी है। और अगर मौलाना साहब मानते हैं, नहीं मानते हैं, फिर भी कोशिश जारी रहेगी। थोड़ी देर के लिए ज़ौक, मैं ज़रा आपके तमाम लाखों नाजरीन को ये चाहता हूँ, छोड़ दीजिए इस बहस को। ये जो इस वक्त हो रही है कि कितने नंबर गेम है, ये वो आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ये आपके इख्तियार में नहीं है। आपके इख्तियार में ये सोचना है कि अगर ये कोई मोजज़ा होता है और ये तरामीम मंजूर नहीं हो सकती तो हुकूमत के पास फेस सेविंग के लिए क्या बचेगा। दूसरी बात ये सोचिए कि अगर कोई वाकई मोजज़ा हो जाता है और ये तरामीम मंजूर हो जाती हैं तो सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है। मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट आपको बताता हूं, पॉइंटर्स बताता हूं कि उस वक्त सूरत हाल क्या होगी अगर ये आइन में ये सारी तब्दीलियां, जिसका बकौल मौलाना साहब के
कि पहली दफा मुसव्वदे की कॉपी आज मिली है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी का क्या हाल है और आइन को कितनी अहमियत दी जा रही है। अंदाजा लगाइए, ये हो जाती हैं, अप्रूव हो जाती हैं ये सेनेट में भी और उसके बाद नेशनल असेंबली में भी। सदर पाकिस्तान तो उनका तो पेन तैयार होगा, वो फौरी तौर पे इसकी तौसीक भी कर देंगे। अब देखिए, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक मातहत अदलिया बन जाएगी। यहां से मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम नहीं रहेगी। नंबर 2, आईनी अदालत में मर्जी के जज हजरात लगाए जाएंगे जो कि मर्जी के फैसले देंगे। तो आपकी अपोजिशन के पास इंसाफ का रास्ता कहां होगा? लोग ये भूल रहे हैं कि ये हुकूमतें थोड़ी देर बाद दाएं बाएं हो जाती हैं, फिर अपोजिशन में भी बैठना पड़ता है। इस एक इकदाम से पीटीआई को और अपोजिशन को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ये मुश्किल वक्त काट लीजिए। कल को आपकी हुकूमत अगर आ जाती है तो आप भी तो जाहिर है यही इस्तेमाल करेंगे। और एक और चीज बड़ी जरूरी है जाननी कि अगर ये 2018 में बात चल रही होती, खान का जमाना होता, तो क्या खान इस तरह से नंबर गेम पूरी ना कर रहे होते पीटीआई वाले? इस पे भी सोचिएगा। तीसरी बात, हाई कोर्ट्स में अगर ये तरामीम पूरी हो जाती हैं, हाई कोर्ट्स में मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में बड़े बड़े जय्यद जीरक किस्म के और जहांदीदा किस्म के हमारे जज हजरात बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट में कोई भी जज फैसला करना पड़ेगा, चाहे वो किसी कानून का हो या क्वेश्चन ऑफ लॉ पे हो। नॉर्मली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है। उसको याद आएगा कि अगर मैंने ये फैसला किया तो कल मेरी ट्रांसफर हो जाएगी, मुझे योब में, कोयटा में भेज देंगे और ये जो 18 साल से मेरा मकान है ये मुझे खाली करना पड़ेगा। मैं वहां जाऊंगा तो किसी यानी कोयटा में कोई सिरकी रोड पे मुझे घर मिलेगा, बच्चों की तालीम का क्या होगा, बिटिया का क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो वो ये सारी बातें सोच के आपके ख्याल में वो इंसाफ करेगा या वो फैसला देने की कोशिश करेगा जो कि उसको पता है कि ये मंजूर होगा? आखिरी बात इस वक्त की, रद्द अमल में इसका बड़ा सख्त रद्द अमल आएगा। अगर ये हो जाती है ना, वकला तहरीक चलने का पूरा इम्कान है। तमाम मुआशरे के सेगमेंट जो हैं, जो अवेयर हैं इससे कि ये क्या चीज़ है, उनकी तरफ से रद्द अमल आएगा। क्या ये रद्द अमल के लिए हुकूमत तैयार है कि नहीं है? मैं ये सेंटर में देख रहा हूँ उनकी इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं है। ठीक है राव खालिद साहब, जिस तरह नजम साकिब साहब ने कहा कि ये फैसला हो गया है, अब क्योंकि इत्तेहादी जो हैं वो अपना अपना मुसव्वदा भी लेकर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना एक मुसव्वदा, अभी मेरे सामने ये पड़ा हुआ है, एक तवील मुसव्वदा है जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ तरीक़ाकार बताए कि किस तरह ये निज़ाम होगा आईनी अदालत का। तो क्या आपको लगता है कि इस मुसव्वदे का भी फैसला कर लिया गया कि कौन सा होगा, और फिर उसके साथ साथ वकला तहरीक चल सकती है, आपको लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मुसव्वदे के हवाले से जो उन्होंने 175 में तरमीम आर्टिकल में प्रपोज़ की है, वफाकी आइनी अदालत और 4 सूबाई आइनी अदालतें, अब पता नहीं कश्मीर में होगी, जीबी में होगी कि नहीं होगी, वो उन्होंने प्रपोज़ की हैं। यही बुनियादी मसला है मेरे हिसाब से, जिसके ऊपर अभी JUI भी एग्री नहीं है, PTI तो बिल्कुल नहीं है। तो इत्तफाक़ राय की जो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है। आज डिस्कशन भी बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है कि सारे लोग बैठे बात की। जब आप बात करेंगे फिर आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ ख़राबी है, कहाँ कहाँ चीज़ें कम हैं, ज़्यादा हैं, तो उसी से आप फिर सही नतीजे पे पहुँचेंगे, अगर आप पहुँचना चाहते हैं, जो मेरा ख्याल है कि हमारा इरादा नहीं है कि हम सही नतीजे पर पहुँचें। आइनी अदालत में क्यों कहता हूँ मसला है सबसे बड़ा, क्योंकि आइनी अदालत जब बन जाएगी, पहले 3 साल के लिए गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट्स कर सकेगी। उसमें 5 जज होंगे शायद, जो प्रपोज़ किया जा रहा है। उसका काम क्या होगा? वो आइन और कानून को परखेगी कि जी ये ठीक है कि गलत है। अब मुझे बताएं, अगर 63 वाला ख़त्म हो गया फैसला, फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, तो पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की कानून साजी कराना, जैसे अब हो रही है, PTI के लोगों की शिकायतें जो मिल रही हैं कि उठा लिया, गायब कर दिया, उनको ऑफ़र हो रही है, तो इस तरह करके पार्लियामेंट के अंदर से आइनी तरामीम कराना और लेजिस्लेशन कराना को बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा। और वो किस किस्म की होगी, किस तरह से उसको फिर आइनी अदालत एंडोर्स करेगी। 3 साल में तो मुझे पता है कि अगर वो बन जाती है और जज अपनी मर्ज़ी के लगा लेती है, हुकूमत या हुकूमत किसी की सिफारिश पे लगाती है, तो वो जज वल्नरेबल होंगे, ऐसे होंगे जो बात माने। जो पार्लियामेंट से तरामीम आएंगी, आइन या कानूनी जो कानून बनेंगे, उनको वो फ़ौरन स्टैंप लगाती जाएगी, चाहे जो मर्ज़ी उसमें बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, कोई और मसला है, सारा वो करती जाएगी। और मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ
ये सब जितने लोग इस वक्त हुकूमत और उसके इत्तेहादी हैं, बिलावल साहब हो गया या हुकूमत हो गई, ये बढ़ चढ़ के जो उछल उछल के आ रहे हैं, इनकी आप अगले 6 महीनों में चीखें सुनिएगा। ये फिर रोएंगे बैठ के। जब अर्बन सिंध और रूरल सिंध सूबा बनेगा ना, जब डिवीजन के लेवल पे सूबे बनेंगे तरमीम करके, ये फिर चीखे मारेंगे। जब बाकी लॉज बनेंगे, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पे कंट्रोल रखा जाएगा, अदलिया का हो या भले किसी और का हो, ये फिर सारे रोएंगे बैठ के, क्योंकि फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो एडजुडिकेशन जिसने करनी है, जुडिशियल रिव्यू जिसने करना है, वो हैंड पिक्ड कोर्ट होगी। फिलहाल 3 साल बाद अगर दूसरे जज आ जाते हैं, फिर वो रिवर्स सिस्टम चल पड़ेगा। बिल्कुल राउखाल साहब, दूसरी बात है कि ये जितना सिस्टम है, हम ना, मैं कह रहा हूँ इस किस्म का नुकसान तो पहले भी हुआ है। नुकसान ना कह लें या खदशात तो पहले भी थे। जैसे वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने एतराज़ किया था। मैं ज़रा, आपने एक बात की थी कि ये 5 रुकनी बेंच होगा। साकिब बशीर साहब से जान लेता हूँ, ये इस मामले को ज़रा ईजी करने के लिए कि जब 5 रुकनी बेंच होगा तो फिर जो एक हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ही वो चाहते हैं कि उस आईनी अदालत के उसकी सरबराही करें, तो ये क्यों लग रहा है? क्योंकि वो उसमें जो फैसले होंगे वो भी तो वोटिंग से होंगे कि 3-2, 4-1, 5-0, 1-4 इसी तनासुब से होंगे। तो फिर एक शख्स की मौजूदगी वहां पर क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं वो अब तक की मालूमात के मुताबिक 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं और वो वफाकी आईनी अदालत में भी नहीं आ रहे। ये जो है वो मालूमात हैं और हुकूमत को ये मशवरा दिया गया है कि वो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह उनका नोटिफिकेशन जो है वो कर दें। और इसके अलावा ये मशवरा भी दिया गया है कि बजाय इसके कि आप एक आईनी अदालत जो है वो बनाएं और वहाँ पे एक कमज़ोर चीफ जस्टिस बिठा दें और सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस करें और इसके अलावा वकील अपने मुखालिफ करें, इससे बेहतर ये है कि आप मौलाना फजल रहमान उनकी जो एक्चुअल जो राय है वो ये है कि जो एक बेंच बना दिया जाए, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, जिस पर सारी जमातें तकरीबन पीटीआई समेत मुत्तफिक जो है वो हो जाएंगी। आज भी बात हुई मेरी बैरिस्टर गौहर से, तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं कि वो 5 होंगे या उनमें से आरा जो है मुख्तलिफ हो सकती हैं, मसला उनके 5 होने का या 3 होने का या आरा मुख्तलिफ होने का नहीं है। मसला उस प्रिंसिपल, उस उसूल का है कि आप एक पूरी सुप्रीम कोर्ट अदलिया को डिसफंक्शनल करना चाह रहे हैं, आप उस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं अदलिया पे, और पैरेलल 2 अदालतें चल ही नहीं सकती। इस पे बहुत बड़ा बहरान बन जाएगा अगर ये आईनी तरमीम हो भी गई। और अब तक की इतला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान जो है मिलिट्री कोर्ट्स जो बुनियादी हुकूक की शिकें थी, आर्टिकल 199 में जो तब्दीली का मामला था, जजेस की ट्रांसफ़र दूसरे सूबों में, इन तमाम मामलात पे वो पीछे हट चुके हैं। इस वक्त 2 बातें ज़ेरे गौर हैं। नंबर 1 आईनी अदालत या जो है वो आईनी बेंच। मौलाना जो है वो ये कह रहे हैं कि आईनी बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट में, जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 कर दें और वहीं पे 5 जज जो है वो आईनी मामलात को सुने, बजाय इसके कि आप पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करें, नए चीफ जस्टिस, नए जज, नए मुलाजमीन और नया एक निज़ाम जो है वो आप वज़ा करें और पैरेलल एक सुप्रीम कोर्ट के खड़ा करें, जिससे जो है वो बहरान आएगा। और दूसरी जानिब जो बिलावल है वो ये बात कर रहे हैं कि आईनी अदालत, जिस तरह उन्होंने आज मुसवदा भी दिया, अभी भी जो मौलाना फजल रहमान जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी वो ये कह रहे थे कि हम जो है वो एक कंसेंसस जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इत्तेफाक राय से सारी चीजें हों। और बात भी यही है कि अगर इत्तेफाक राय ना हुआ, अगर फर्ज कर लें गवर्नमेंट जो है वो माइनस कर देती है मौलाना को और ये कहती है कि हम फ्लोर क्रॉसिंग करवा लें या मखसूस नशिस्तें किसी तरीके से वो इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत को दे दे और वो जो है वो कानून साजी कर लें, तो उसमें मौलाना माइनस हुए, पीटीआई पहले ही अपोजिशन में है और वकील बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें हैं वो उस वकला तहरीक की तरफ बढ़ रही हैं, तो वो हुकूमत के लिए उसको संभालना आसान नहीं होगा। फिर अगर आईनी अदालत बनी तो जो जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, उनके अंदर से भी रेजिस्टेंस आएगी। तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को जो अभी जो फ्राइडे को वहां पे जो एक था गजा के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ साहब, बाकी जो क़यादत है, तो वहां एक अहम जो कानूनी दिमाग है हुकूमत का ही, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि आप उस तरफ ना जाएं, ये एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो बन जाएगा। उसकी वजह एक और भी है
कि हुकूमत जो स्टेप्स ले रही है, वकील इनके खिलाफ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं या सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वो आजम नजीर तारड़ साहब का ग्रुप है, लेकिन इसी अक्टूबर के एंड में सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं। हुकूमत को यह बताया गया है कि वकील आपके मुखालिफ होके सुप्रीम कोर्ट का बार का सदर दूसरे ग्रुप का आ गया, तो वहां से फिर तहरीक अगर शुरू हो गई तो उसको रुकना, ये फिर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वकील जी 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 बताइएगा। जी मैं ये कह रहा था कि उनको रोक नहीं सकेगी हुकूमत जो है। वकील एक और बात भी कर रही है जिससे शायद एक तासुर जा रहा था कि शायद ये पीटीआई की मूवमेंट है और किसी जमात की नहीं, और पीटीआई के वकील ये बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो कन्वेंशन हुआ है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है, उसमें जो वकला सारे हुए थे उन्होंने बड़ा क्लियर अंदाज में ये कहा है कि ना हमारा पीटीआई से ताल्लुक है, ना नून, ना पीपल्स पार्टी, ना किसी और जमात से। हम एक वकील के तौर पर जो है वो ये जंग लड़ेंगे। हमें रेड जोन में आना पड़ा या जो भी एहतजाज करना पड़ा, हमें हमारी लाशों से गुजर के आपको ये आईनी अदालत बनानी पड़ेगी, यहां तक ये कहा गया है। तो ये एक डर खौफ गवर्नमेंट के अंदर मौजूद है कि हमने अगर सबको पीछे छोड़ के अगर आईनी अदालत बनाई तो फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे। और कंसेंसस के लिए मुझे लगता है कि ये आईनी बेंच की तरफ मामला जाएगा। और दूसरी जो बात है इंपॉर्टेंट, वो जजेस की तैनाती है। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, वहां जो जजेस की तैनाती है उसकी पहले जो कमेटी बनी हुई है, वहां जो पार्लिमानी कमेटी है उसका किरदार एक फॉर्मेलिटी के तौर पर लिया जाता है। तो उसमें ये कहते हैं कि जजेस और जो पार्लिमानी कमेटी है उसको एक ज्वाइंट कर दिया जाए, जम कर दिया जाए, और वो जो है वो जजेस की तैनाती करे। ठीक है, यानी ये राय भी मौजूद है, लेकिन सवाल ये भी है डर खौफ ज्यादा किस चीज पर है? ज्यादा डर खौफ इस चीज पर है कि अगर ये हमने आईनी तरमीम ना की तो हमारे लिए मुश्किलात होंगी, या कर ली तो ज्यादा बड़ी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये हुकूमत ने कंपैरिजन करना है। लेकिन एक और अहम मामला है मईशत की बहाली के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। अब बात करेंगे कि मईशत की बहाली के आसार कुछ नजर आ रहे हैं, और उसमें आलमी बैंक की एक रिपोर्ट आई, IMF की जानिब से तारीफ की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो हिकमत अमली चल रही है उससे बेहतरी आ रही है। फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात के हवाले से बहुत बात की जा रही है। नॉन फाइलर्स की एक जो कैटेगरी थी उसको ख़त्म किया जा रहा है और दायरा सख्त किया जा रहा है, कड़ी शराइत लगाई जा रही हैं, नॉन फाइलर होगा ही कोई नहीं, तमाम लोगों को फाइलर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आवाम दो बुनियादी सवाल उठाते हैं। एक सवाल तो ये होता है कि तमाम वो लोग जो नौकरी पेशा है वो तो इस फाइलर की कैटेगरी में आ जाएंगे, लेकिन उन लोगों को जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनके फाइलर होने से फ़र्क पड़ेगा, उनसे टैक्स कलेक्शन के अंदर फ़र्क पड़ेगा, क्या हुकूमत उनको फाइलर करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि जब हम बात करते हैं तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से तो वहाँ पर टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन वो आवाम पर खर्च भी किया जाता है। यहाँ पर आवाम ये गिला करती है कि हमसे टैक्स कलेक्ट करके हम पर खर्च नहीं किया जाता, यानी हमें कोई सहूलियात नहीं दी जाती। दूसरी जानिब एक और मामला यह है कि बार बार कहा जा रहा है कि महंगाई में कमी हो गई है, और यहाँ पर आम आदमी इसको इस तरह गिनता है कि अगर कुव्वत ख़रीद में इजाफा हो उसकी तो फिर वो समझता है कि वाकई महंगाई में कमी हो गई है। बुनियादी तौर पर जब आम लोगों से हम बात करते हैं बाज़ार में जाकर या अपने अजीज़ व अकारिब से या इर्द गिर्द, तो वो बताते हैं कि महंगाई में कमी हमें तो नज़र नहीं आती क्योंकि बुनियादी ज़रूरत की अशिया की जो चीज़ें हैं वो कम नहीं हुई। तो क्या जो इक़दामात इस वक्त हो रहे हैं मुल्की सतह पर उसके ग्राउंड लेवल पर भी फौरी असरात हो सकते हैं? ये अपने पैनलिस्ट से जानेंगे। राव खालिद साहब, इस वक्त मईशत की बहाली के जो आसार नज़र आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के हवाले से आ रही हैं, इसको और जो बुनियादी ग्राउंड लेवल पर सूरत हाल है, क्या उससे उसके पैरेलल जा रही है, उससे रिलेट किया जा सकता है, या ये जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं या जो इक़दामात हो रहे हैं थोड़ा देर से इसके नताइज हमें नज़र आएंगे? देखिए, वो कहते हैं हनूज दिल्ली दूरस्त, जो हम फाइनल जिस स्टेज पे हमने पहुंचना है तो वो अभी बहुत दूर है। यकीनन हम थोड़ा सा सही सिमत में हैं, ठीक चल रहे हैं, बेहतर है सूरत हाल काफ़ी, और उसकी वजह यह कि पिछला जो 9 महीने का हमारा स्टैंड बाई एग्रीमेंट था उसकी वजह से है, क्योंकि उसमें हमने जो कमिटमेंट्स की, जो चीज़ें की, वो हमने मैक्सिमम इम्प्लीमेंट की, जिसकी वजह से हमें ये जो है एग्रीमेंट, ये जो मिला है हमें अगला अरेंजमेंट जो मिला है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो मिली है, तो वो उसी वजह से मिली है। और वो ही एक बुनियादी मसला हमारा हर IMF के प्रोग्राम में बुनियादी मसला यही रहा है कि जो चीज़ें हम तय करते हैं वो शुरू में तो हम बड़े जोश और जज्बे से चलते हैं ना, कि पहले इनिंग्स में हम 550 कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम स्लो होते होते फिर आखिर पे हम बिल्कुल बेदस्तोपा होकर बैठ जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम हमेशा से रहा है, वही वल्नरेबिलिटी
अब भी है, उसमें जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉलिटिकल अगर विल मौजूद है और आप वो स्टेप्स जो हैं सस्टेनेबल तरीके से लेते रहेंगे, आप यकीनन बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो इंडिकेशंस हैं अभी उसमें फौरी तौर पे जो आपको एक रिलीफ है वो है कि आप जो है ख़तरे से बाहर आ गए हैं, जो डिफ़ॉल्ट का था या बाकी वो मसाइल थे उससे आप इकोनॉमिकली आप बेहतर पोजीशन पे खड़े हो गए। आपकी ग्रोथ इम्प्रूव हो रही है, बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसी नहीं हो रही कि आप कहें कि जी आपके यहाँ रोज़गार के बेशुमार मौके पैदा हो जाएंगे और नौकरियों की रेल पेल हो जाएगी। उस लेवल पे अभी जाने में आपको 3-4 साल लगेंगे। अगर आप ये सारे जो स्टेप्स आपने एग्री किए ये आप लेते चले जाएंगे अगर तो। तीसरी चीज़ है महंगाई की। अफराते ज़र यकीनन कम हुई है, लेकिन जिस लेवल पे चली गई है सतह उसकी चीज़ों की, अशिया की कीमतों की चली गई है, बिजली के बिल चले गए हैं, गैस के बिल चले गए हैं, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर जा चुकी हैं ये चीज़ें। उसको जब तक वापस नहीं लाया जाता या आम आदमी के जो इनकम सोर्सेज है वो इम्प्रूव नहीं करते, बढ़ते नहीं हैं, तो वो महंगाई के असरात को आप ख़त्म नहीं कर सकते, जो कि मेरा ख्याल है ये भी नियर फ्यूचर में होने वाला नहीं है। तो 3 चीज़ें जो हम पॉजिटिव देख रहे हैं उनमें से 2 चीज़ें जो हैं उस पर भी बहुत काम होना है। आपकी ग्रोथ तकरीबन 6-7% पे जाएगी तो आपके यहाँ रोज़गार की रेल पेल होगी, आपकी कीमतों में कमी होगी या आम आदमी की इस्तात बढ़ेगी ख़रीदारी की, तो फिर आप पे महंगाई का असर कम होगा। या आप बिजली के बिल कैले के नीचे लिया, जैसे IPPs का हम सुन रहे हैं 5 ने वो प्री मैच्योर उसका ख़त्म हो रहा है, कुछ और भी डेवलपमेंट्स उसमें हैं, वो चीज़ें अगर होंगी तो उसके असरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। लेकिन सरेदस्त जो है IMF ने भी जब आपका जो बोर्ड ने अप्रूव किया है उसमें उसने बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस दी हैं। एक तो उसने कहा कि कारोबारी माहौल यहाँ पे मुवाफिक नहीं है, गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है, स्टेट का ओवरसाइज्ड किरदार है, सरमायाकारी पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं आ रही, और ना आपके यहाँ जो है पूरा सिस्टम इन्वेस्टमेंट के लिए जो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि टैक्स जो है ना वो मुनसिफाना टैक्स रिजीम नहीं है, जिसका मतलब ये मेरी जेब से तो आप मैं सैलरी दूँ एट सोर्स कट जाता है, निकाल लेते हैं, या मेरे से सेल्स टैक्स भी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन जिस सेक्शन पे होना चाहिए, रिटेलर्स पे होना चाहिए या ज़रात पे होना चाहिए, ज़रात का वैसे बता दूं इन्होंने अगली जुलाई तक मौखर कर दिया है, पता नहीं IMF उसको किस तरह परसीव करेगा। हालांकि IMF ने कहा था, IMF का एक मुतालबा ये भी था ज़रात पे टैक्स लेना है आपने, ये मुतालबा भी था उनका एक। जी बिल्कुल, हमने अगली जुलाई तक उसको पेंडिंग कर दिया है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखें वो क्या रिएक्ट करते हैं इसके ऊपर। अब अगर आप कंटिन्यूसली अगले 3-4 साल जब तक ये फंड है, ये फैसिलिटी मौजूद है जो 3-4 साल में होनी है पूरी, उसमें आप पायदार बुनियाद के ऊपर मुसलसल बेहतरी की तरफ नहीं जाते, अपनी पॉलिसी मेकिंग की साख जो है वो बहाल नहीं रखते या बहाल नहीं करते तो मसला होगा, टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे तो मसला होगा, नुकसान में जो इदारे आपके जा रहे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज उनको प्राइवेटाइज नहीं करते मसला होगा, हुकूमती अखराजात में कमी नहीं करते मसला होगा, और अगर एनर्जी सेक्टर की रिफॉर्म नहीं करते तो आपको मसला होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका सारी डिपेंडेंट है। जो खदशात हैं वो यही है कि तारीखी तौर पर हम जो है वो बहुत ज़्यादा है कि मुसलसल हम कर नहीं सकते ये काम, हम जल्दी थक जाते हैं। दूसरी आपकी वल्नरेबिलिटी जो है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो है। एक चीज़ है जो अभी तो फ़ायदा है उसका, तेल की कीमतें कम हुई थी, हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस नीचे गई हैं, दुनिया में अब जंग की वजह से फिर बढ़नी शुरू हो गई हैं। अगर वो बढ़ जाती हैं तो ये एक और हिट हमारे इकॉनमी के ऊपर होगी और हमारे बड़ी मुश्किल हमारे लिए होगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए जितनी जल्दी हम इस अपनी पॉलिसीज़ बना लें और वो पॉलिटिकल विल के साथ पूरे जोर शोर से उसको इम्प्लीमेंट करे। कौन 3-4 साल वेट कर लेगी अगर उसको नजर आए कि मामला सही समझ में जा रहे हैं। राव साहब इंतजार ही कर रहे हैं एक अरसे से, अब पता नहीं इंतजार खत्म कब होता है। नजमुल साकिब साहब, ये इंतजार कब खत्म होगा? ये रिफॉर्म्स की हो गया जी, हाँ इंतजार ही कर रहे हैं। रिफॉर्म्स की बात की जा रही है जैसे राव खालिद साहब ने किया, ये मुस्बत खबरें तो आ रही हैं, लेकिन आपको लगता है डायरेक्शन ठीक है? देखिए बात बड़ी मुख्तसर सी है, सिंपल सी है। मसला ये है कि हमें पता है हम कुछ करते नहीं हैं। हमें पता है कि अगर कर्ज की पीते थे मैं और उसके बाद समझते थे कि पता नहीं क्या, तो रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन,
वो फिर हम इंतज़ार ही करेंगे। ये और इंतज़ार कर रही है, ये पूरी कौम इंतज़ार कर रही है। मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। क्या आपके ख्याल में इस हुकूमत को हुकूमत चलाना आता है? क्या इस हुकूमत को पता है कि मुआशी बहाली असल में होती क्या है? मेरे सामने देखिए वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें से 3-4 अच्छी बातें निकाल के तो अखबार वालों को दे दी गई। फिर कह दिया गया कि जी निजकारी का प्लान बन रहा है, 5 IPPs ख़त्म कर दी हैं, इनकम टैक्स के गोशवारों में पता नहीं कितना इजाफा हो गया है, IMF से $7 अरब मिले थे, पूरा ये पैकेज मिल गया और हमने वो सारे स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स वगैरह करने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी हुआ कुछ भी नहीं है और ये सारे का सारा कखेड़। और फिर उसके बाद ये है कि जो इकोनॉमिस्ट हमारे हुकूमत में है, क्या उनको ये बेसिक बात का नहीं पता कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी ग्रोथ कितनी है, आपका फिस्कल डेफिसिट कितना है वगैरह वगैरह, इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। मिसाल ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि ये जो कुछ भी हो गया है सारा, क्या अवाम पर टैक्सों का बोझ कम हुआ है या होने का कोई जरा सा भी इम्कान है? क्या अवाम के बिजली के बिलों को आधा कर दिया गया है या इनके आधा होने का जरा सा भी इम्कान है? क्या महंगाई कम हो गई है या इसके कम होने का जरा सा भी इम्कान है? क्या जाली दवाइयां और मिलावट कम हो गई है? मुझे ये बताइए, किसी मुल्क में अगर वहां की अवाम अपनी हुकूमत से खुश नहीं है, वो समझती है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, उस अवाम को आप डॉलरों से भर दें उनके कमरे, लेकिन उनके दिल दुखे हुए हैं। तो सियासी गैर यकीनी खत्म किए हुए बगैर और फिर इंसाफ का जो होता है, एक अम्ब्रेला होती है, उसको हटा दें तो किस किस्म की मुआशी बहाली? आगे चलते हैं। कैसे कह दें कि मईशत बहाल कर दी जाएगी? ये मैं ये छोटी सी खबर सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे नजदीक उस वक्त मईशत बहाल होने के इम्कानात रोशन होंगे जब सब्सिडीज खत्म की जाएंगी, जब अमीरों से टैक्स लिया जाएगा। और इस सूरत में आपको कल बताता हूं, वजीर खजाना ने एक बड़ी अनोखी और अचानक बात की है। वो फरमाते हैं कि बड़ी कंपनियां, जो पाकिस्तान की बड़ी कंपनियां हैं, तकरीबन 3.5 खरब रुपए, बड़ी कंपनियां सारी नहीं, चंद, 3.5 खरब, 3 ट्रिलियन डॉलर, 3.4 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो उसके टैक्स इवेड करती है। इसका मतलब है कि वो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स देते हैं वो गलत देते हैं और उन्होंने उनको कहा है जी कि आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 3.5 ट्रिलियन की बात हो रही है। और इसमें होता क्या है, इधर आपने कोई नुकसान किया ना, तो मैं राव साहब, साकिब बशीर साहब और जौक साहब जो हैं वो बिजली के बिलों के जरिए पे कर रहे हैं, उसकी जरा लिस्ट तो देखिए। तो कहने का मकसद ये है, मईशत की बहाली के लिए पैसे आना, सऊदी अरेबिया से रोल ओवर करा लेना, चाइना से रोल ओवर करा लेना, तेल के लिए $1.2 बिलियन ले लेना, इससे मईशत बहाल नहीं होती। सबसे पहले बुनियादी तौर पे है कि क्या आप दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। और अगर सिर्फ डंग टपाओ माहौल है, अगर सिर्फ यह है कि अपनी हुकूमत ही चलानी है, तो फिर चलाते रहिए। और अवाम तो इस ट्रक की बत्ती के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लगी हुई है। दुआ है कि ये ट्रक कहीं रुके, ये बत्ती बंद हो और हमें को वाकई यानी जो मईशत की बहाली है उसके कुछ इम्कानात नजर आने शुरू हो। बिल्कुल ऐसी है। फिर इनकामात के बाद ही जो है वो हमें उसके असरात भी नजर आएंगे। साकिब बशीर साहब, ये जिक्र बार बार किया जाता है और जो आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं कि इस सेक्टर से इतना टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ से हम इतना कर लेंगे जो नहीं हो पा रहा। इससे तो हमें ये अंदाज़ा होता है कि अगर टैक्स के निज़ाम को बेहतर कर लिया जाए तो शायद फिर हमें दूसरे ममालिक के पास उधार रकम लेने के लिए ना जाना पड़े, कर्जा ना लेना पड़े। और दूसरी तरफ एक होती है हमारी ख्वाहिश और एक होता है हमारा अमली इक़दाम। हम हमेशा सुनते हैं जब भी कोई वक्त पाकिस्तान आता है या पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान IT सेक्टर के अंदर तरक्की करे, क्योंकि पूरी दुनिया उसके अंदर तरक्की कर रही है और उसी के अंदर फ्यूचर है। अमली तौर पर हम देखते हैं कि आए दिन यहाँ पर उसी सेक्टर के अंदर रुकावट डाली जाती है, कभी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमारी कोई पॉलिसी नहीं है इस हवाले से। तो ये अमली इक़दाम और ख्वाहिशात किस हद तक नुकसान पहुँचाती हैं? जो टैक्स की आपने बात की वो तो 3400 अरब रुपए, जिस तरह नजमुल साकिब साहब ने कहा कि वो बताया है चेयरमैन FBR ने कि 3400 जो है वो अरब रुपए
की जो टैक्स की चोरी कर रही हैं, टॉप की जो कंपनीज़ हैं वो, और उनके जो मुतलका लोग हैं उनको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है कि अब जो है वो हम आपका पीछा करेंगे, आप तैयार हो जाएं। अभी हाल ही में आपने देखा कि इंटरनेट की बंदिश या उसमें उसको स्लो किया गया, व्हाट्सएप है या बाकी जितने भी या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं या बहुत सारे लोग इंटरनेशनली जो काम करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है उसमें इतने इश्यूज आए कि वो भी बोलने पर मजबूर हो गए, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यहाँ से दुबई चले गए हैं। तो इसलिए जो आईटी इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमने पिछले जो वीक पे भी बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है जब अमेरिका गए तो उन्होंने वो जो आईटी रिलेटेड जितने भी ये कंपनीज में उनके सीईओज हैं या टॉप के हैं उन तमाम से मीटिंग्स की। तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे भी जो आईटी है वो इतनी तरक्की करे कि यहाँ से इंजीनियर भी पैदा हों और ये टॉप की कंपनीज में जाएं और पाकिस्तान का नाम वहाँ पे भी रोशन करें और यहाँ भी तरक्की करें। इस वक्त सूरत हाल अगर आईटी रिलेटेड ही बात की जाए, इस वक्त जो है वो गूगल है, एक्स है, फेसबुक है, टिकटॉक कहीं पे पाकिस्तान के साथ जो है वो तावन कर रहे हैं। तो ये जो टॉप की ये जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन कंपनीज के दफातर पाकिस्तान में नहीं है। और मुझे ये जो कंफर्म मालूमात है कि बहुत कोशिश की गई, पिछले 2 साल में 3 साल में बहुत कोशिश की गई और उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आप आएँ, आपको हर लिहाज से फैसिलिटेट किया जाएगा, आप यहाँ पे दफातर बनाएं मकामी तौर पर, क्योंकि इंडिया में उनके दफातर मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं आए। उसके पीछे मतलब बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि वो क्यों नहीं बार बार पाकिस्तान की तरफ से ऑफर करने के बावजूद नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनली आप ये जो अकाउंट्स होते हैं, ये मतलब अमेज़न है, वहाँ पे आप जो है वो यहाँ से बिजनेस नहीं कर सकते। इसी तरह ये एक्स आजकल जो है वो पेड वो दे रहा है, उसमें पे कर रहा है, यहाँ इसके साथ जो कनेक्ट होता है एक अकाउंट वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जो जिक्र आप कर रहे हैं, इसके अलावा आईटी के हवाले से ये पॉलिसीज का फुकदान किसी हद तक एक बड़ी वजह इसके अंदर लगता है। अब एक और अहम मामला है जिस पर मैं आप सबकी राय जानना चाहूंगा एक ब्रेक के बाद, वो ये है कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, क्या ये अब भी प्यार बरकरार है इतनी हारों के बाद? इस पर बात करेंगे। 4 बार इस 4 साल के अंदर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान टेस्ट मैचेस आकर खेल के गई और किसी में पाकिस्तान को कामयाबी ना हुई। एक लंबी फहरिस्त है इस टेस्ट मैच के बाद पाकिस्तान के जो नाकामी के रिकॉर्ड्स हैं उसके हवाले से। पहले बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई, उसने पाकिस्तान टीम की सर्जरी की, लेकिन शायद उससे बात ना बनी, तो अब बरतानिया से जो है वो प्लेयर्स मंगवाए गए हैं, वो अब पाकिस्तान की कौमी टीम की सर्जरी कर रही है। 3 टेस्ट मैचेस हैं, पहले टेस्ट मैच में तो भरपूर सर्जरी हो गई है। तो नजमुल साकिब साहब क्या राय रखते हैं हम, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हम सब जो है वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और बड़े शौक से देखते हैं, तो क्या ये शौक बरकरार है अब भी? मुसीबत ये है कि हार जाने पे भी अजीज़ रही मेरे लश्कर की सब सिपाह मुझे। मेरा मसला ये है कि मेरे पास टीम ही एक है, मैं और किसी टीम को किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूँ, इसी से ही गुजारा करना पड़ेगा। तकलीफ होती है कि मेरे जैसा आदमी जिसने क्रिकेट जो है वो खेली, उसको थोड़ा बहुत अंदाज़ा है, वो भी बता सकता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको क्यों नहीं ठीक कर रहे। ये जो जेसन गिलेस्पी नाम के साहब कोच आए हैं, फिर गैरी कस्टिन का नाम, फिर अजहर महमूद साहब और फिर शान मसूद साहब, मुझे ये बताइए मुल्तान में अपनी होम ग्राउंड में आपका जो स्पिनर है वो विकेट नहीं लेता, 3 दिन वो बॉलिंग कराता है और उसके बाद बुखार हो जाता है, वो बैटिंग के लिए भी नहीं आ सकता। तो मुझे तो पुराने ज़माने याद आने हैं कि जब भी इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, कोई भी टीम आती थी तो वो घबराते थे कि इकबाल कासिम होगा वहाँ पे तौसीफ होगा, अब्दुल कादिर होगा, मुश्ताक होगा, सकलैन मुश्ताक होगा, और टर्निंग विकेट्स होती थी और पता नहीं चलता था कि यानी उनको डर लगता था आने से। अब क्या है, अब वो आते हैं और धड़ल्ले से आपको हरा के जाते हैं। देखिए, मुझे वो ज़माना याद है जब मिसबाउल हक की कैप्टेंसी थी और पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की नंबर 1 टीम बना। ये वही टीम है। हुआ क्या है, अब उसमें आपके सारे देखने वाले जानते हैं कि कहां कहां पे मसाइल हैं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा
कि 3 हल हैं इसमें से निकलने के। राइट। एक सीरियस है और 2 जरा थोड़े से बहुत आउट ऑफ द बॉक्स किस्म के हैं। सीरियस क्या है? मेरिट पर सिलेक्शन करें और मेरिट पर सिलेक्शन कमेटी बनाएं। मेरिट पर यानी आप कोचेज रखें और मेरिट पर प्लेयर्स को जो है वो सिलेक्ट करें, खासतौर पे कप्तान को। ये तो हुआ सीरियस किस्म का। 2 बातें और करूंगा, काश ऐसा हो जाए। नंबर 1 ये है कि टेस्ट क्रिकेट की बात आ रही है ना, तो आपके 3 सेशन अगर एक दिन में होते हैं तो हर सेशन का कप्तान अलहदा कर दें। एक को बाबर आजम दे दें कि भैया ये सेशन आप कप्तान है, ये जो है ये आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, और ये जो है ये फलाना मोहम्मद यानी रिजवान है या शान मसूद है, ये भी करके देख लें। और आखिर में अगर कुछ भी नहीं बचता तो इस किस्म की सूरत हाल में कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे ऐसा कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो कि चौथा दिन हो और आपकी तीसरी इनिंग्स जो है वो 100 में यानी 4, 5, 6 आउट हो जाएं, तो मसनूई बारिश पैदा करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि ऐन उस वक्त पे हम मसनूई बारिश पैदा कर लें, और ये हम कर सकते हैं, हमने ये की है। लेकिन खुदा का खौफ कीजिए मैनेजमेंट वालों, आपको पता है कि पाकिस्तान की पूरी कौम क्रिकेट देखती है। अब वो हॉकी तो चली गई, अब ये क्रिकेट रह गई है। इतने बददिल हैं कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, आप सही कह रहे हैं। राव खालिद साहब, हॉकी का जिक्र नजम साकिब साहब ने किया। मैंने हॉकी की वो पीक तो नहीं देखी, लेकिन सुना बहुत कि हमारे यहाँ हॉकी बहुत अच्छी खेली जाती थी, हमारी टीम नंबर 1 हुआ करती थी, रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं। क्या क्रिकेट उसी जानिब जा रही है? देखिए, शदीद गंभीर मसाइल हैं और उसकी बुनियादी वजह अंदरूनी इंतशार है जो हमेशा से रहा है। प्लेयर पावर जब आती है तो उस पर यह इंतशार होता है। हमारी क्रिकेट इन मराइल से कई दफ़ा गुजरी है। ये भी ज़माना होता था जब वो कहते थे कि जो बैट्समैन खेलने जा रहा होता था वो अपनी सिगरेट बाहर पकड़ा के जाता था कि 2 कश लगाओ, मैं वापस आ रहा हूँ अभी। तो इस किस्म की यानी सूरत भी हमारे यहाँ होती रही है। तो ये अंदरूनी इंतशार की वजह है, प्लेयर पावर्स की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अंदरूनी सियासत का पता है, जो साथ कोचेज़ हैं, मैनेजर्स हैं, उनको पता है अंदर क्या चल रहा है, और ग्राउंड में भी हमें उसकी झलक नज़र आती है। आप मुझे बता दें, किसी एक जगह पे आपको लगा हो जब टीम प्रेशर आई है, प्रेशर में जब वो 800 के करीब वो पहुंच गए थे जाके, इवन हमारा स्कोर भी क्रॉस किया था, को अंदर मीटिंग हुई हो, को बुला के एक दूसरे से बात की गई हो, रिजवान, बाबर आजम, ये सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे अंदर, और आपस में शान मसूद को बुला के या शान मसूद उनको बुला के बात करता। फिर आपके बॉलर्स क्या कर रहे थे, कोई टेक्निक इस्तेमाल की गई, ऐसे मौक़ों के ऊपर मुख्तलिफ तजर्बात किए जाते हैं। शॉर्ट पिच आप मारते हैं, स्लो बॉल करते हैं, यॉर्कर मारते हैं, अपनी फील्डिंग थोड़ी बहुत चेंज करके आप कोशिश करते हैं आउट करने की। इस तरह स्पिनर आपका, उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई कि, और कप्तान की तो बिल्कुल समझ नहीं आई, कोई ग्राउंड में उसको बताने वाले नहीं था कि राउंड द विकेट किए जा रहा है। और फिर लेग से बाहर कर रहे हो, ना LBW होना है, ना कुछ होना है, ना स्पिन हो रही है कि आप राउंड द विकेट उसकी लेग स्टंप ही उड़ा दो। तो मुझे नहीं समझ आई, सच्ची बात है, कि ये किस तरह से चल रही थी, चीज़ें किस तरह से हो रही थी। अब वो बॉलर्स के खाते में डाल दिया कि उन्होंने ये कर दिया, तो बैट्समैनों ने क्या कर लिया? मुझे तो बैट्समैनों की समझ नहीं आई। उन्होंने 850 रन अपने सामने बनते देखा। जो रूट खेल रहा था, उनका दूसरा खेल रहा था, हैरी ब्रुक्स खेल रहा था, उन्होंने इतना स्कोर किया है, और वो डकेट थोड़ी देर के लिए 83 उसने किया। उनको देख के ही सीख लो यार, 2 शाटें, क्या मसला है? मेरा ख्याल है हमारे पास टैलेंट पूल इतना है कि एक दफ़ा इसका पोस्टमार्टम और सर्जरी जो कहा जा रहा है वो कर ही दें। 5, 7, 10 ऊपर नीचे करें, इनको रेस्ट दें, साल छोटी बड़ी सर्जरीज तो हम देख रहे हैं, हर बार कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, कोई ना कोई नया प्लेयर ऐड हो जाता है, लेकिन फर्क कोई नहीं पड़ रहा। साकिब बशीर साहब, कोई आईनी तरमीम की इसमें भी जरूरत है हमारी टीम में? ये सर्जरी नहीं है। एक बात मैं कर दूं, एक छोटी एक बात रहेगी ज़ौक, ये आप शुक्र करें ये टीम 47 रन और 1 इनिंग से हारी है। अगर ये 45 रन और 1 इनिंग से हारी होती तो ये 45 और 47 के चक्कर में ये मारा जाना था टीम ने। जी साकिब बशीर साहब। जी, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो टीम है, ये एक डार्केस्ट एरा से जो है वो गुजर रही हैं। आप देखें, T20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, उसमें सूरत हाल, हम T20 में अमेरिका से जो है वो हार गए थे, जो पहली दफ़ा जो है वो जिसने वो T20 में आए थे। इसके अलावा पिछले अगर 10 टेस्ट का हिसाब लगाएं तो 6 टेस्ट मैचेस जो है वो हमारे हैं और 4 ड्रा हुए हैं।
और अब तो ऐसी लगता है कि प्रायोरिटी बाज़ औक़ात इनकी ये हो जाती है कि हमारी जीत इसी में है कि हम जो है वो ड्रा कर लें। उमूमी तौर पर जो टीमें हैं वो अपने घर में दूसरी टीमों को बुलाकर अपनी बेहतर जो है वो करते हैं, रैंकिंग बेहतर। ठीक है, यानी आपको लगता है कि हम किसी भी फॉर्म में आप नहीं हो पा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।